Hello everyone, welcome to Study Moment. Today we will cover class 8 geography chapter number 3 mineral and power resources. So this is second part and first part मैंने इससे ऊपर का सब कुछ कवर किया है और हम लोग अब पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे पावर रिसोर्सेज थे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुई है, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। जो पावर और एनर्जी है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट, वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल निभाती हैं, वाइटल रोल करती हैं। हम लोगों को पावर चाहिए, इंडस्ट्री में चाहिए हमें पावर, एग्रीकल्चर में चाहिए, जो खेती होती है, इंडस्ट्री होती है, ट्रांसपोर्ट जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें चाहिए, कम्युनिकेशन बात करने वाले जो होते हैं उनमें भी चाहिए, और डिफेंस में भी हमें पावर चाहिए। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। पावर रिसोर्सेज के भी दो पार्ट हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। Conventional sources of energy are those which have been in common use for long time. Conventional resources वो resources हैं जिन्हें हम बहुत टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, कॉमन में। ये फायरवुड हो गई, यानी कि जो जंगल से हम लोग लकड़ी लाते हैं वो हो गई, और फॉसिल फ्यूल्स हो गए हमारे। ये दो मेन यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फायरवुड के बारे में, जो कि जो जंगल से लकड़ी लाते हैं ना वो। हम लोग फायरवुड को बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, हीटिंग के लिए। से आज भी बहुत सारे जो विलेजेस हैं उनमें गैस स्टोव की जगह फायरवुड का यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। हमारी कंट्री में 50% से भी ज़्यादा एनर्जी जो विलेज में यूज़ की जाती है वो फायरवुड से आती है हमारे विलेज में। तो फायरवुड हमने पढ़ लिया कि फायरवुड जो होता है, पढ़ते हैं जो ये रिमेन होते हैं ना प्लांट्स के, जैसे कुछ प्लांट डेड प्लांट्स होते हैं, या जो प्लांट्स के जो फॉलन लीव्स होती हैं, एक सेक्टर एनिमल के भी जो वेस्ट होते हैं, या फिर जब एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो जो वो गिर जाते हैं ज़मीन पे, ये लोग बरी हो जाते हैं। यानी कि जब ये नेचुरल जगह पे होते हैं तो वहाँ पे सॉइल होती है, तो ये लोग ना अपने आप से, ये सॉइल उन्हें अपने अंदर समा लेती है, वो बरी हो जाते हैं वहीं पे अंडर द अर्थ के अंदर बरी हो जाते हैं। और मिलियन साल बाद, करोड़ों साल बाद, मिलियन साल बाद ये सारी चीज़ें जैसे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सभी कन्वर्ट हो जाते हैं हीट और प्रेशर से। हीट और जो अर्थ के अंदर हीट और प्रेशर है वो इनको कन्वर्ट कर देती है फॉसिल फ्यूल्स को, किनको, जो प्लांट्स मर चुके हैं, या जो एनिमल के वेस्ट, या फिर एनिमल जो मर के जो बरी हो गए हैं अर्थ के अंदर, उनको कन्वर्ट कर देती है हीट और प्रेशर फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं जैसे कि हम कोयला, पेट्रोल हम लोग कार में यूज़ करते हैं, अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, और नेचुरल गैस की भी जैसे कार आती हैं उनमें। ये सब मेन सोर्सेज हैं कन्वेंशनल एनर्जी के, यानी कि जिन्हें हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। द रिज़र्व ऑफ दीज मिनरल आर लिमिटेड। जो रिज़र्व है यानी कि ये जो मिनरल हैं ये लिमिटेड है, इनका स्टॉक जो है लिमिटेड है, यानी कि ज़्यादा मतलब जितने भी हैं ये लिमिटेड है, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं ऐसे। और जब हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग स्टेज पे है, इसलिए हम लोग जो है ना ये मिनरल को इतने जल्दी तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं जितना ये भी बन भी नहीं रहे हैं, यानी कि हम लोग इन्हें यूज़ तो करे जा रहे हैं। इज़ कंज्यूमिंग देम इन फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। हम लोग इन्हें यूज़ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ग्रेटर उससे करें टाइम से, लेकिन ना जो इनका फॉर्मेशन यानी कि जब ये बन रहे हैं उसका टाइम में भी धीरे धीरे ही तो बनेंगे, लेकिन हम जो लोग यूज़ करते हैं इसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए ये हो रहा है कि जो मिनरल्स हैं हमारे, जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल्स और कोल, पेट्रोलियम, ये सब ख़त्म हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल, जो कि एक मोस्ट फेमस फॉसिल फ्यूल है। तो ये जो कोल है ना, इसे हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो घर में भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, आयरन की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्टील की इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। स्टीम इंजन, पुराने टाइम में जब ट्रेन्स होती थी ना, जब तो ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक होती है, इंजन होते हैं उनमें वैसे वाले जो पेट्रोल से वर्क करते हैं, पुराने टाइम की जो ट्रेन होती थी उनमें कोयला यूज़ किया जाता था, कोल यूज़ किया जाता था स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि उन्हें एनर्जी देता था। स्टीम इंजन की ट्रेन जो होती थी पुराने टाइम में होती थी, अभी भी बहुत कम जगह पे है, पहले हर जगह पे ही स्टीम इंजन की ट्रेन होती थी, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
और जो इलेक्ट्रिसिटी इससे कोयले से जनरेट होती है ना, कोल से, इस पावर को जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले से प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं थर्मल पावर। दी कोल विच आर यूजिंग टुडे, जिस कोल को हम आज यूज़ कर रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम पे, वो कभी मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ होगा, मिलियन साल पहले, करोड़ों साल पहले बनना शुरू होगा, तो हमें वो आज जाके मिल गया है बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी। जब ये मिलियन साल पहले बनना शुरू होगा तब जाके हमें ये आज मिला है, वरना ये हमें आज अगर तब स्टार्ट नहीं हुआ था बनना तो हमें आज ही नहीं मिलता, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये करोड़ों मिलियन साल लेते हैं बनने में, है ना। कोल इज़ देयर, ये जो होता है कोल है ना, ये हमें जो ज़मीन है उसके अंदर से मिलता है। हम सबको पता है हमारा जो फॉसिल फ्यूल है ज़मीन के अंदर से मिलते हैं। तो जब भी बहुत टाइम बाद जब जो सनशाइन यानी कि जो सनलाइट है उसकी मदद से जो जानवर सड़ गए थे, डिकम्पोज हो गए थे, ज़मीन के अंदर चले गए थे, उनमें बरी हो गए थे, इसलिए जो कोल है उसे हम लोग बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। कोल का सेकंड नेम अगर पूछा जाए तो इस कोल का सेकंड नेम है बरीड सनशाइन, बरीड सनशाइन, इसलिए क्योंकि सनशाइन और बरीड हो गया था ज़मीन के अंदर बन के बना, इसलिए इसे बरीड सनशाइन भी बोलते हैं। जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर है ना वर्ल्ड के, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है पूरे वर्ल्ड का, कोल मिलता है ना पूरे वर्ल्ड का, वो तो चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और फ्रांस, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कोल के। दी कोल प्रोड्यूसिंग, अगर हम इंडिया में बात करें कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की, तो वह रानीगंज एरिया, जारिया, धनबाद जो हमने स्टोरी पढ़ी थी सबसे फर्स्ट पार्ट में, अब बोकारो और झारखंड, ये सब कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया के। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में, जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी लोग मोस्टली जिनके पास, सबकी लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जिनके पास भी व्हीकल है, जो कि हमारे पेट्रोलियम हमारे व्हीकल में हेल्प करता है, हमें व्हीकल्स के ये हमारी साइकिल को, कार को बस चलाता है, इसी की हेल्प से हम लोग ना चला पाते हैं अपने कार्स को, व्हीकल की, यही होता है जो हमारे उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ते हैं जो पेट्रोलियम है ये थिक ब्लैक लिक्विड है, थिक ब्लैक लिक्विड इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम, थिक ब्लैक लिक्विड है, इसे ही हम पेट्रोलियम कहते हैं। और ये जो पेट्रोलियम है ना, ये हमें जो होता है जो रॉक्स है ना, लेयर ऑफ रॉक्स उसके बीच में मिलता है, अर्थ की जो लेयर है रॉक्स की उनके बीच में मिलता है, और इसे निकालने के लिए हमें ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है उसे यूज़ करना पड़ता है। ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड, जो ऑयल जहाँ पे मिलता है ना ज़मीन में अंदर, ऑफशोर और कोस्टल एरिया पे। ऑफशोर होता है जो समुद्र से दूर वाला एरिया होता है, और जो सी से दूर वाला एरिया होता है हम ऑफशोर बोलते हैं। कोस्टल एरिया वो होता है जो समुद्र यानी कि सी के पास वाला एरिया होता है। तो ये जो हमें जो ऑयल है इसके लिए ड्रिलिंग का मेथड यूज़ करना पड़ता है, ऑयल फील्ड्स के में से निकलता है ड्रिल, यानी कि जो हम वेल खोदना पड़ता है, डग करना पड़ता है, और फिर यहाँ इसे पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन ये जो पेट्रोलियम निकलता है ना इनसे, ऑयल फील्ड से, ये कच्चा होता है, यानी कि ये ना अभी पूरी तरीके से सूटेबल नहीं होता है हमारे यूज़ के लिए। इन्हें अभी रिफाइनरीज़ भेजा जाता है ताकि इनमें थोड़ा फंक्शन करें, वो लोग इसे ठीक करें। अभी जो ऑयल फील्ड्स के अंदर से जो अभी हम निकालते हैं, फर्स्टली वो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल, तो कच्चा तेल होता है, फिर उसे रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है ताकि उसमें वो उन्हें प्रोसेस करें, और फिर उनसे हम लोगों को डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन जो होता है वो मिलता है, वैक्स जो होती है, प्लास्टिक्स भी और लुब्रिकेंट्स भी हमें क्रूड ऑयल जब रिफाइनरीज़ में भेजा जाता है तभी मिलता है। और इसलिए ही इसको पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा भी होता है, बहुत प्रीशियस भी होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। और कोल को बोला जाता है बरीड सनशाइन, और पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक कोल। अब हम पढ़ते हैं जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पेट्रोल मिल जाता है, वो है ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और कतार है। ये सारी जो कंट्रीज़ है चीफ पेट्रोलियम, जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट होता है, वेस्ट एशिया वहाँ वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम हमें मिल जाता है। और अगर हम जहाँ और जगह बात करें जहाँ पे हमें मिल जाता है, जो मेजर प्रोड्यूसर हैं पेट्रोलियम के, तो वो हैं यूएसए, रशिया,
वेनेजुला और अल्जीरिया, यहाँ भी हमें जो होता है वो मिल जाता है। और अगर हम इंडिया में बात करें पेट्रोल की, तो वो है दिग्बोई जो कि असम में है, और बॉम्बे हाई जो कि मुंबई में है। और जो डेल्टाज है ना कृष्णा रिवर के और गोदावरी रिवर जो है, वहाँ पे भी हमें जो पेट्रोलियम है वो हमें वहाँ भी मिल जाता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे वर्ड ओरिजिन। जो पेट्रोलियम वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसमें पेट्रा जो होता है उसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो इसका मतलब अगर हम बिल्कुल लैटिन के इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है रॉक ऑयल, यानी कि पत्थर का तेल जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम, अगर हम इसका लैटिन वर्ड में देखें। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस, लेकिन उससे पहले हम डू यू नो पढ़ते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी की फुल फॉर्म, जो कि हम लोग कार्स में यूज़ करते हैं। ये एक पॉपुलर इको फ्रेंडली मतलब नेचर की फ्रेंडली गैस है जो हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं फ्यूल की तरह। और अगर हम इसे फ्यूल से कंपेयर करें ना, अगर हम इसे कंपेयर करें पेट्रोल से, तो ये ज़्यादा इको फ्रेंडली होती है। इसमें ये पेट्रोल को यूज़ करने से बेटर होती है, क्योंकि पेट्रोल में जो पल्यूशन पेट्रोल करता है वो ये जो नेचुरल गैस होती है पल्यूशन उसकी कंपेयर में कम करती है, इसलिए हम लोगों को सीएनजी यूज़ करनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल गैस के बारे में। हमें नेचुरल गैस तब मिलती है जब हम पेट्रोल निकाल लेते हैं ना, तो जब वो क्रूड ऑयल है जब वो सरफेस पे आ जाता है तो तभी हमें नेचुरल गैस मिल जाती है। तो नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ ही निकल जाती है, जब पेट्रोलियम का जहाँ डिपॉजिट होता है वहीं मिल जाती है हमें नेचुरल गैस। और ये तब मिलती है जब जो क्रूड ऑयल है, यानी कि जो कच्चा तेल है जिसे हम लोग रिफाइनरीज में भेजते हैं, पहले जो क्रूड ऑयल है कच्चा तेल है, जब वो सरफेस पे आ जाता है। हम लोग इन्हें डोमेस्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड जो हैं ये सब मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसलमेर जो है, कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टा हैं, त्रिपुरा है, ये सब जो और जो ऑफ शोर है ना मुंबई में, यानी कि जो समुद्र से दूर वाला एरिया सी से, वहाँ भी जो है हमें नेचुरल गैस के डिपॉजिट मिल जाते हैं। कहाँ? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे। बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास इतनी सफिशिएंट गैस हो जितनी उनकी कंट्री को चाहिए, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि उन कंट्रीज़ में इतनी गैस नहीं होती, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती है। The sharp increase in our consumption of fossil fuel had lead to their depletion at an alarming rate। अगर हम जैसे हमारी जो इंक्रीज़ है यानी जो कंजप्शन है उसको यूज़ करने की जो वो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका जो स्टॉक है ये लिमिटेड है, तो इसलिए ये अलार्मिंग रेट पे पहुंच चुके हैं और ये ख़त्म होते रहते हैं, ख़त्म होने वाले हैं। और यहाँ पे बताया गया है जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है ना, अभी तो हमने पढ़ा कन्वेंशनल जैसे फायरवुड हो गया जो हम पुराने टाइम से कॉमन में यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स हो गए। अब जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स है ना एनर्जी के, ये कन्वेंशनल से क्लीनर है और ऑल्टरनेटिव जैसे फॉसिल फ्यूल्स के भी हैं, और ये अच्छे भी हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें वापस भी डेवलप कर सकते हैं और एक क्लीनर है कन्वेंशनल से। अब हम पढ़ेंगे हाइडल पावर के बारे में। इससे पहले हम डी यू नो पढ़ लेते हैं। तो नॉर्वे जो है ना वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया था। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड। नॉर्वे पूरी दुनिया की फर्स्ट कंट्री है जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले जनरेट किया था, डेवलप किया था। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आप सोच होंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, तो उसके बारे में अभी हम लोग ये हाइडल पावर उसी के बारे में अगर मैं आपको छोटा सा हिंट दूँ तो हाइड्रो मतलब होता है पानी और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। जो रेन वाटर है और रिवर वाटर है जब उसे डैम्स में स्टोर करा जाता है ना, और फिर ना क्या होता है कि उन्हें डैम्स में स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे जो डैम्स हैं, जैसे डैम्स हैं तो यहाँ पे से बारिश का पानी गिरता है, तो यहाँ पे ना उन्हें जो डैम्स की दीवार हैं, वॉल्स जो है डैम्स की, उनके पीछे यहाँ पे जो है सारा पानी को स्टोर कर दिया जाता है। रिवर का जो नदी का पानी है या फिर जो बारिश से रेन वाटर से जो पानी गिरता है उसे डैम्स में स्टोर कर दिया जाता है। और फिर ना जैसे ये यहाँ पे है तो इसे बहुत ज़्यादा हाइट से ना गिराया जाता है। जैसे ये यहाँ पे है तो इतनी ऊंची हाइट से इसे एकदम से बहुत
तेज़ प्रेशर में ऐसे गिराया जाता है। जैसे यहाँ पे पानी स्टोर है तो बहुत तेज़ तेज़ ऐसे ऐसे गिराया जाता है, बहुत तेज़ ऊंचाई से तेज़ प्रेशर में। फिर जब ये पानी जो फ्लो होता है, जो इसका पाइप से गिराया जाता है, इस पानी का जो फ्लो होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइंस ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और यहाँ पे ब्लेड्स, जिसे आपने देखा टर्बाइन है, यहाँ पे टर्बाइन यहाँ पे होती है जहाँ से हमारे जो पाइप से पानी छोड़ते हैं, यहीं जो है हमारी टर्बाइन है। और ये जो पानी होता है ना जो ऊपर से छोड़ा जाता है, ये बहुत ज़्यादा द मूविंग ब्लेड, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। तो जो वो ना इतना तेज़ प्रेशर में होता है कि जो ये पानी, सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डायग्राम से। यहाँ पे पानी है रेन वाटर का जो कलेक्ट किया गया था, अब इसे यहाँ से बहुत तेज़ करके पाइप्स की हेल्प से गिराया जाएगा। ये हमारी यहाँ पे टरबाइन है, ये हमारी यहाँ पे टरबाइन है, ये देख सकते हैं आप, टरबाइन है यहाँ पे। और ये पानी को नीचे गिराया जाएगा तो इस पानी का जो प्रेशर है वो इतना तेज़ होगा कि जो टरबाइन के जो फैन ब्लेड्स है ना, ये इन्हें हिला देगा, इन्हें घुमा देगा। इतनी तेज़ प्रेशर बनता है इन पानी का, जब इन्हें बहुत हाइट से बहुत तेज़ी से छोड़ा जाता है, कितना प्रेशर बनता है इन टरबाइन के जो फ़ैन है ब्लेड्स है इन्हें घुमा देता है। और जब ये ब्लेड्स घूमते हैं तो तब ये इलेक्ट्रिसिटी पावर को प्रोड्यूस करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। ये जब ये ब्लेड्स घूम जाते हैं देन टर्न दी जनरेटर टू, और फिर जनरेटर को टर्न कर दिया जाता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। और यही इलेक्ट्रिसिटी जो कि पानी की हेल्प से बनाई जाती है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यहाँ हमने नॉर्मल में पढ़ा था। हाइड्रो मतलब पानी और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो जो पानी से बनी हुई बिजली होती है इसे ही हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर उसके बाद जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है आगे के यूज़ के लिए, इरिगेशन के लिए। जो हमारी वर्ल्ड की 1/4 जितनी भी वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है ना, बिजली यूज़ की जाती है, उनमें से 1/4 जो इलेक्ट्रिसिटी है पूरी दुनिया में वो जो प्रोड्यूस होती है वो हाइडल पावर, जो यानी कि जो पानी की पावर है उससे ही बनाई जाती है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में हाइडल पावर के, यानी बिजली पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले, वो है नॉर्वे, ब्राज़ील और पेरुग्वे। और भी हैं जैसे कि चाइना है। और अगर हम इंडिया में बात करें हाइडल पावर स्टेशंस की जहाँ पे बिजली बनती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो है भाखरा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल। अभी हमने पढ़ा कन्वेंशनल, अभी हम पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये इनकी शॉर्टेज जो है वो होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज, अगर ये पॉसिबल है कि अगर ये जो हम लोग जिस अमाउंट पे अब यूज़ कर रहे हैं अगर ये कंटिन्यू रहा, कि ऐसे यूज़ होता रहा, तो ये जो फ्यूल्स हैं ना, ये जो मिनरल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और जो इनके यूज़ है ना ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेट्रोलियम है और ये सब है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर दिस इज़ नीड फॉर यूजिंग कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी होती है जो धूप से मिलती है हमें, विंड एनर्जी हो गई, हवा की एनर्जी, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सब रिन्यूएबल है, यानी कि वापस बनाई भी जा सकती हैं और उनसे क्लीन भी होती है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में। सन हीट एंड लाइट कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। हम लोग सन की जो हीट होती है, सन जो हमें सूरज से गर्मी मिलती है और जो हमें उससे धूप मिलती है, लाइट मिलती है, हम उसे रोज़ देख सकते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन आ सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो सन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, सन जो हमें धूप देता है, लाइट देता है, उसे हम लोग ट्रैप कर सकते हैं और मतलब उन्हें बोलते हैं ना, बचा सकते हैं, उन्हें दबा सकते हैं
उन एनर्जी को सोलर सेल्स में, और उनसे ही हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर जो हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, सोलर मतलब जो धूप से हमें जो रोशनी मिलती है उस वाली एनर्जी को। मैनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंट टू इनटू सोलर पैनल्स। हम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, ब्लैक कलर की से फोटो में दिखा रखा है यहाँ पे 3.17 में। ये सोलर पैनल्स ही तो हैं जो ट्रैप करे जाते हैं, जिनसे हम लोग जो धूप की रोशनी है, जो धूप है, उसे बांध लेते हैं एक ही जगह पे, और फिर इनकी ही हेल्प से जो है ना जो सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जाती है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी के बहुत सारे हम तरीके हैं यूज़ करने के, जैसे कि हीटर हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर ड्रायर हो गया। सब कुछ सोलर मतलब जो धूप से यूज़ किया जाता है, और कुकर आपको पता है इसमें खाना बनता है। हीटर जो हीट प्रोड्यूस करता है हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं। ड्रायर्स होते हैं। और बिसाइड दीज यूजिंग कम्युनिटी लाइटिंग, जैसे जो हमारी जो कम्युनिटी होती है जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा वहाँ पे जो लाइट्स लगी होती हैं पार्क के पास, वो भी हम सोलर एनर्जी की हेल्प से लगाई जा सकती हैं। जो कंट्रीज़ ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं, यानी कि जो टॉरेट से ऊपर वाला रीजन होता है ना, ट्रॉपिकल वाले जो रीजन होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में जहाँ पे उन्हें सनशाइन मिल जाती है, ब्लेस्ड होती है सनशाइन के, वो सोलर एनर्जी का ही यूज़ करती हैं। सोलर एनर्जी हमने पढ़ लिया नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जिसमें हम लोग सूरज की धूप, जो सूरज से हमें धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, उसे हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को। अब हम पढ़ते हैं जो विंड एनर्जी, यानी कि जो हवा से हमें एनर्जी मिलती है उसके बारे में। विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जॉस्टेबल होता है ख़त्म हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन विंड तो हमेशा चलती है, तो ये ऐसा सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्रिंडिंग। आपने बहुत जगह विलेजेस में देखा होगा या बहुत जगह देखा होगा जो विंड मिल्स हैं, यानी कि जो मिल्स हैं जहाँ पे जो हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से चलती है। ग्रिंडिंग मतलब होता है पीसना, ग्रेन्स का जैसे चक्की होती है ना, तो हवा से चलने वाली चक्की जिसे हम बोलते हैं मिल्स, आपने देखी होंगी, जिन्हें हम यूज़ करते हैं ग्रेन्स को, आटे को पीसने के लिए, या बहुत सारी चीज़ होती हैं। एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम मेमोरियल, और हमने बहुत जगह विलेजेस में देखा होगा कि वाटर को लेने के लिए भी जो है विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता है बहुत जगह। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, अब मॉडर्न टाइम में हम लोग विंड मिल्स यूज़ करें। दी हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल। जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, जैसे विंड मिल है, मैं बता देती हूँ यहाँ पे एक सपोज कीजिए, ये विंड मिल है, थोड़ा डफ है बट स्टिल ये विंड मिल है, जो ऊपर ही आपने जो सर्किल है ये विंड मिल है, और मैं आपको राइट डायग्राम से दिखा रही हूँ। ये विंड मिल है, और ये जो है ये जो स्टिक्स हैं ये इस पर खड़ी है, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है ना तो ये इसको घुमा देती है, जो विंड मिल है इसको घुमा देती है, और यही जब ये बहुत ज़्यादा घूम जाती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है। जब ये बहुत ज़्यादा विंड मिल जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा घूम जाती है हवा से, तो ये जो घूम घूम के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देती है। सेम एज जब हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, ऐसे ही जब हम लोग जैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं ना हाइडल पावर में, जैसे हमने पढ़ा था कि जो टरबाइन है वो घूम जाती है तो वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसी सेम हम लोग यहाँ पे विंड का पढ़ रहे हैं, जब बहुत तेज़ वो घुमाती है ना विंड मिल को, तो जो विंड मिल है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। कोस्टल जो समुद्र वाला एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा हवा चलती है ना, तो इसलिए जो मोस्टली विंड मिल्स होती हैं, विंड फार्म्स, वो वहीं होते हैं। माउंटेन रीजन में भी होते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो स्टेडी विंड, स्टेडी मतलब बहुत देर तक चलने वाली, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड फार्म्स आर फाउंड इन। जो हमारे विंड फार्म्स मिलते हैं वो हमें नीदरलैंड में, जर्मनी वाला, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये सब लोग को इसलिए जाना जाता है इनके विंड एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से।
इफ़ यू वांट ना एनी, अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट जो पर्टिकुलरली समझना हो तो मैंने अपने वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लास्ट में आपको दिख जाएंगे, मैंने चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं कि आपको अगर कोई पर्टिकुलरली समझना हो कि भाई खाली यही समझना है, ओनली मेरे को विंड एनर्जी समझनी है, कुछ भी फिर से समझना है, पूरी वीडियो नहीं देखनी है फिर से, तो आप वहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं चैप्टर को, मैंने अपनी वीडियो को उनमें डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे हमें छोटा सा एक डू यू नो दिया गया है, जो द साइट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। जो फर्स्ट वर्ल्ड का जो सोलर और विंड पावर जो बस का शेल्टर था वो था स्कॉटलैंड में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आफ्टर दिस wind energy, about nuclear power and many other we will cover in part 3. If you like, please subscribe my channel, and thank you all. Bye bye.